Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hello students, I hope सबने अपनी प्रिपरेशंस पूरी कर ली होंगी। इस सीरीज़ में यानी कि इस वीडियो में हम केवल हर चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑल ओवर मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, वो मोस्ट भी हैं और एक तरीके से आपका रिवीजन भी वो यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने लायक बनता है मैंने इसमें वही लिखे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगी और कुछ के नहीं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी जो मुझे लगता है बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, उस पर ये अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अपनी प्रिपरेशंस को बेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर के बाद आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएगा या नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से मैंने बताया था जो मेरी पुरानी वीडियोज़ है रिवीजन वाली, उनमें जैसे जैसे मैंने चैप्टर करवाए उस अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्वेश्चन जैसे क्रिएट होते जा रहे थे मैं बताती जा रही थी। ठीक है, मैरी पार्कर फॉलेट और FW टेलर की जो डेफिनेशंस थी प्रबंध की, मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बताई थी और यहाँ पर भी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन ईजिली आपको आपके आंसर में मिल जाएंगी, यानी कि पेज नंबर 3 पर है आपकी बुक में, तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। निम्न के संदर्भ में प्रबंध को बताइए। जब मैंने प्रबंध की विशेषताओं की मेरी रिवीजन वाली सीरीज में बात की थी तब मैंने वही पॉइंट्स इंक्लूड किए थे जो आपसे एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कैसे, प्रबंध सार्वभौमिक है कैसे, प्रबंध सामाजिक और मानवीय प्रक्रिया है कैसे, और प्रबंध अदृश्य शक्ति है कैसे। ठीक है, प्रबंध के प्राथमिक व सहायक उद्देश्य बताइए, ये भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। शॉर्ट में आते हैं अगर तो केवल आपको ये लिखना है, 2-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, और लॉन्ग आता है लाइक 4 मार्क्स का तो थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना है वहाँ पे। प्रबंध को बहुविधा की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि प्रबंध को बनाने के लिए बहुत सारे विषयों की सहायता ली गई है, तो इसको क्या कहा गया है, प्रबंध की संज्ञा दी गई है। प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की अपेक्षा अयथार्थ विज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों की तरह जटिल नहीं होते, इन्हें समय काल परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, अतः इन्हें अयथार्थ विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। प्रबंध को पेशा कहा जा सकता है या नहीं, प्रबंध को पेशा पूर्ण रूपेण पेशा नहीं कहा जा सकता, इसको पेशे की ओर अग्रसर हम कह सकते हैं। पेशे की विभिन्न श्रेणियां बताइए। पेशे की विभिन्न श्रेणी में मैंने आपको बताया था आपकी बुक में, अर्ध पेशा, सीमांत पेशा, ठीक है, ये सब उसमें है। और इसके अलावा जो आपके 5 पेशे हैं, स्थापित पेशा, नवीन पेशा, ये भी अलग क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि भावी पेशा किसे कहते हैं या फिर नवीन पेशा किसे कहा जाता है। इसके बाद है आपका प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तर्क दीजिए, यानी कि प्रबंध सार्वभौमिक है या नहीं में प्रबंध सार्वभौमिक क्यों नहीं है, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र से क्या आशय है, पेज नंबर 10 पे आपको प्रॉपर टॉपिक दे रखा है कि प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है। इसमें है संस्था की प्रत्येक संसाधन क्रिया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। प्रबंध के 6 M कौन से हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मनी, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मार्केट। नव परिवर्तन से क्या आशय है, पुरानी तकनीकों के स्थान पर नए रिसर्च करके, नए अनुसंधान करके नई नई चीज़ों को क्या करना, डेवलप करना ही क्या कहलाता है, नव परिवर्तन कहलाता है। प्रबंध की सार्वभौमिकता किन तत्वों से प्रभावित होती है, इसके 3 पॉइंट्स हैं आपके पास पेज नंबर 9 पर। ठीक है, देश या संगठन की संस्कृति, संगठन का उद्देश्य और संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस की बात करें तो लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्य को किन शब्दों में बांधा है, ये मैंने अच्छे से बताया था। पॉस्डिकॉर्प शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉस्डिकॉर्प, POSDCORB। नियोजन कार्य के प्रमुख घटक बताइए। आपको इसमें क्या है, नियोजन कार्य के प्रमुख घटक बताने हैं, जो हैं विधियां, कार्य पद्धतियां, नियम, कार्य प्रणाली, समय व बजट। संगठन को प्रबंध चिंतकों ने किसके समान बताया है, प्रबंधकों को क्या बताया प्रबंधकों ने से, मानव शरीर में स्थित मेरुदंड के समान। ये सब 1-1 मार्क्स और 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन की भी बात करेंगे। नियंत्रण से आपका क्या आशय है, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक लाइन रट के रख लो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों से प्राप्त परिणामों की तुलना निर्धारित उद्देश्यों से करना ही क्या कहलाता है, नियंत्रण। उनसे विचलन ज्ञात करना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। समन्वय को प्रबंध का सार किसने कहा है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ईजी है। नवाचार से क्या आशय है, नवाचार और नवप्रवर्तन सिमिलर ही है। प्रबंध वास्तव में क्या कार्य करता है, इसका शोध किसने करा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा लगता है ना कि मैं नहीं, मतलब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको आंसर नहीं मिलने पर वो जरूर जाके इस चीज़ को चेक करेगा और उसके माइंड में वो क्वेश्चन अच्छे से बैठ जाएगा। विभिन्न प्रबंध की भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हर भूमिका के बारे में आपसे
अलग अलग पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रबोधक की भूमिका के बारे में बताइए, प्रसारक की भूमिका, प्रवक्ता की भूमिका के बारे में बताइए, या फिर एक प्रबंधक उद्यमी भूमिका कैसे निभाता है, अशांति या उपद्रव निवारक की भूमिका कैसे निभाता है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों का चित्र चार्ट द्वारा वर्गीकरण कीजिए। ये वर्गीकरण मैंने बहुत अच्छे से मेरी वीडियो में बताया है आपको। तीनों स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य और अन्य कार्य, ये भी मैंने उसी चार्ट में इंक्लूड किए जो मेरी वीडियो में है। नियोजन से आपका क्या आशय है, किसी भी काम को कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब पूर्व निर्धारण क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। सामान्य प्रबंध का सार है कैसे, ये भी बहुत अच्छे से मैंने मेरी वीडियो में डिस्क्राइब किया था। प्रबोधक की भूमिका से आपका क्या आशय है, ये आपको आराम से आपकी बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 18 पर। ठीक है। प्रसारक प्रवक्ता की भूमिका, प्रबंध के स्तर का अर्थ बताइए, या फिर प्रबंध के पदानुक्रम का अर्थ बताइए। तो ये क्या है, वे प्रबंध स्तर जो विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण करते हैं और उनके बीच संबंधों को बताते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबंध के स्तर। उच्च प्रबंध स्तर में कौन शामिल होता है, ठीक है, CEO वगैरह जो इसमें होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। चैप्टर नंबर 3, फेयल और ड्रकर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी किताब में जितनी भी पुस्तकें हैं आपको सबके क्या करने हैं, ऑथर के नेम याद करने। जैसे हेनरी फेयल ने किस बुक को लिखा, ठीक है, ये आपको याद करना ज़रूरी है। हेनरी फेयल की बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल, ठीक है, 1916 में फ्रांसीसी लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई थी। और पीटर F. ड्रकर की पुस्तक का नाम, ये आपके लिए टास्क है, आप खुद जल्दी से सर्च कर लीजिएगा। परिणामों द्वारा प्रबंध का जनक कौन है, ठीक है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध किसने क्रिएट किया था, पीटर F. ड्रकर ने, जिसको बाद में बदलकर प्रोफेसर स्ले ने इसका नाम बदला। तो आप चाहो तो दोनों बातें लिख सकते हो। गैंग प्लैंक या समतल संपर्क से क्या आशय है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि सोपान श्रृंखला का ये अपवाद होता है। फेयोल ने शोध कार्य कहाँ संपन्न करा, ये भी आपको मिल जाएगा। फेयोल ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं कितने भागों में बांटा, 6 भाग थे। फेयोल ने प्रबंध के कौन से तत्व बताए। आधुनिक प्रबंध के पिता किसे कहा गया है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हेनरी फेयोल और F.W. टेलर में, तो मैं बता दूं आधुनिक प्रबंध के पिता हेनरी फेयोल को कहा गया है। प्रबंध गुरु किसे कहा गया है, पीटर F. ड्रकर को, ठीक है। प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है, नवप्रवर्तन। व्यू रचना किसे कहा गया है, भविष्य में होने वाली जोखिमों को देखते हुए पूर्व में ही क्या कर लेना, अपनी रचना बना लेना, व्यू रचना है। अपवाद द्वारा प्रबंध किसे कहा गया है, और अपवाद द्वारा प्रबंध का मूल मंत्र क्या है, ठीक है। व्यू रचनात्मक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया कैसे, क्योंकि ये क्या करती है, भविष्य को देखते हुए ही पूर्व में अपनी क्या कहते हैं, नीति नियोजना कर लेती है। सिद्धांत क्या होते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता बोला गया क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। आदेश की एकता में निर्देश की एकता में अंतर, ये प्रॉपर मैंने 4 पॉइंट्स में आधार, आदेश की एकता, निर्देश की एकता करके अंतर दिए हैं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 4, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। कैसे, क्योंकि अभिप्रेरणा क्या करती है, इंसान की मन की स्थिति को बदलकर वो काम करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, तो वो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। प्रबंध का हृदय किसे कहा गया है, रेंसिस लिकर्ट ने किसे कहा था, अभिप्रेरणा को कहा था। अभिप्रेरणा कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में कमी करती है, कैसे, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। डगलस मैकग्रेगर द्वारा रचित पुस्तक का नाम, ये आप खुद फाइंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद फाइंड करोगे तो माइंड में जल्दी बैठेगा बजाय यहाँ पर उसको सुनने के, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिले तो नो इशू, कमेंट में बता देना। विलियम जी औची की पुस्तक का नाम, औची के अनुसार जापानी प्रबंध का मूल आधार क्या है। कार्य परिवर्तन से क्या आशय है, कार्य परिवर्तन क्या था, आपके पेज नंबर 36 पर जब अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकें आप पढ़ेंगे उसमें है कार्य विस्तार, कार्य परिवर्तन, यानी कि एक कर्मचारी से एक ही काम ना करवा के उसको अलग अलग कामों में शामिल करना क्या कहलाता है, कार्य परिवर्तन, वो यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मास्लो की विचारधारा का नाम क्या है और ये किस वर्ष में पारित हुई, ठीक है। मास्लो ने किसकी विचारधारा दी थी, आवश्यकता अनुक्रम की विचारधारा उन्होंने दी थी। इसके बाद बात करें आत्मविकास की, आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, तो ये आपके पॉइंट नंबर 5 है, आवश्यकता अनुक्रम की विचारधारा का। क्या स्वास्थ्य घटक संगठन के लिए उपयोगी है, बिल्कुल आपको इसका क्या आंसर लिखना है, हाँ स्वास्थ्य घटक संगठन के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये कर्मचारी को अभिप्रेरित तो नहीं करते परंतु उसको क्या करते हैं, वहाँ पर परेशान होने से, यानी कि उनको संस्था में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 5 ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसमें 4 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेतृत्व से क्या आशय है, नेतृत्व की परिभाषा, नेतृत्व क्षमता विकसित और प्राप्त की जा सकती है कैसे, ठीक है, ये आपकी विशेषता का पॉइंट आ जाएगा। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, अपनी राय दें, ठीक है, सभी प्रबंधक क्या होते हैं, नेता नहीं होते, अपनी राय दीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बन सकता है। पॉइंट नंबर 10 आपकी बुक में है, पेज नंबर 43 पे। नेतृत्व एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, क्योंकि प्रबंधक के पास अन्य व्यक्ति से काम करवाने तो अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन नेतृत्व व्यक्तियों को स्वेच्छा से काम करने के लिए तत्पर करता है। यानी प्रबंधक के पास तो क्या होती है, पावर होती है, परंतु नेता के पास क्या होता है, वो गुण होता है जिससे वो काम करवा सके।
हेनरी फॉल ने नेता के क्या गुण बताए हैं, 5 गुण बताए हैं उन्होंने, वो आप लर्न कर लीजिएगा। विपणन से क्या आशय, चैप्टर नंबर 6। विपणन मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया था कि किसी भी सेवा या वस्तु के उत्पादन से पूर्व से लेकर उसके उत्पादन तथा उपभोक्ता की संतुष्टि तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सभी विपणन में शामिल की जाती हैं। विपणन की परिभाषा आपको दे रखी है, ठीक है, स्टील कंडिफ के अनुसार, जॉनसन के अनुसार, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। विपणन में बाजार विश्लेषण क्यों करा जाता है, बहुत ज़रूरी है, ताकि मार्केट में कोई भी नई चीज़ को हम क्या कर सकें, उतार सकें। बाजार में क्या रुख चल रहा है इन सबको जानने के लिए हम क्या करते हैं, बाजार विश्लेषण करते हैं। परमापीकरण श्रेणियों से क्या आशय है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग किसे कहते हैं, ग्राहक समर्थन सेवाएं क्या है, संग्रहण का महत्व बताइए। विपणन में शामिल क्रियाओं के बारे में बताइए, ये बड़ा क्वेश्चन आपके बन सकता है। और विपणन के महत्व के 6 बिंदु, तो ये विपणन के चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बड़े बन सकते हैं, शामिल क्रियाएं और महत्व के 6 बिंदु। मैथ में आपके बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको इजी तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मेरी ऑलरेडी रिवीजन वाली वीडियो में है। साथ ही आपके लिए जो सरप्राइज वीडियो है, किसी बच्चे ने अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो 12th RBSC वाले बच्चों के लिए एक सरप्राइज वीडियो है, यानी कि कॉन्टेस्ट है ईजी वे में मैं कहूँ तो, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 22 जून। तो अगर आप चाहें, आपको लगता है कि हाँ पढ़ने वाले बच्चे और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन आप जैसे बच्चों के लिए ही है, तो आप मेरी इसी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है यू आर गेटिंग यूजफुल कंटेंट हियर, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, विक्रय संवर्धन का अर्थ व परिभाषा। विक्रय संवर्धन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, विक्रय को संवर्धित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो विक्रय संवर्धन में आती हैं। विक्रय संवर्धन की विधियां और 4 विधियों का चार्ट द्वारा वर्गीकरण कीजिए। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत जो भी विधियां हैं उनको क्या करना है, चार्ट के रूप में वर्गीकरण करना है। प्रीमियम से क्या आशय है, प्रीमियम के जो भी आशय है मैंने बहुत ईजी वे में बता रखा है, पर फिर भी बता देती हूँ कि प्रीमियम का आशय होता है ग्राहक द्वारा कोई वस्तु खरीदे जाने पर निर्माता द्वारा अतिरिक्त वस्तु प्रदान करना। भत्ते कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से आपकी बुक में दे रखा है, पेज नंबर 57 पे। विक्रय संवर्धन महत्व के 6 बिंदु, इसमें से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बन सकता है तो, और विक्रय संवर्धन की 6 विधियां। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, विज्ञापन का अर्थ है परिभाषा। विज्ञापन के उद्देश्य कोई 6, विज्ञापन के माध्यमों को 4 द्वारा वर्गीकरण कीजिए। आपके पास है बाह्य विज्ञापन, ठीक है, समाचार पत्र विज्ञापन, इनका आप वर्गीकरण कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो वो क्रय बिंदु विज्ञापन पूछ सकता है, सैंडविच मैन विज्ञापन और अवर्गीकृत विज्ञापन। क्या विज्ञापन पर किया गया खर्चा अपव्यय है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन अगर लॉजिकल कोई पेपर बनाएगा तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है आपको कि विज्ञापन पर किया गया खर्चा अपव्यय है या नहीं, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मेरे विज्ञापन वाली वीडियो में ऑलरेडी वहाँ पर है, क्योंकि एक केवल आज शॉर्ट में मैंने रिवीजन सीरीज की है, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। विज्ञापन क्यों ज़रूरी है बताइए, यहाँ पर विज्ञापन के महत्व के बिंदु आ जाएंगे। विज्ञापन की तकनीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, संनियम या राजनियम किसे कहा गया है। जैसे ही आप चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करोगे आपको वहीं पर ये मिलने वाला है कि संनियम या राजनियम किसे कहा गया है। व्यापारिक विधि के क्षेत्र में आने वाले कोई 5 अधिनियम, बार बार मैंने कहा था कि आप जरूर याद करके जाइएगा, और अभी भी टाइम है, आप जो भी अधिनियम आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, इनका विद ईयर इनको याद करके जाइएगा, क्योंकि रिस्क नहीं ली जा सकती। पेपर ईजी आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हार्ड आता है तो हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। भारतीय व्यापारिक विधि के स्रोत में क्या क्या शामिल है, इंग्लिश कॉमन लॉ, परिनियम, भारतीय रीति रिवाज, न्याय और न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। भारतीय अनुबंध अधिनियम कब लागू हुआ, उसमें कितनी धाराएं थी, इसको आप खुद ही सर्च करके लर्न कीजिएगा, ठीक है। और भारतीय अनुबंध की विषय वस्तु क्या है, अनुबंध क्या है, अनुबंध किसे कहते हैं, स्वतंत्र सहमति से आशय। इसके बाद व्यापारिक विधि के क्षेत्र में आने वाले 4 महत्वपूर्ण अधिनियम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। प्रतिफल से क्या आशय है और निम्न के बारे में बताइए, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी दी है आपको उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ ठहराव, अर्ध अनुबंध, व्यर्थनीय ठहराव, कपट, निषेधाज्ञा, एजेंसी, स्थानापन्न प्रस्ताव, व्यर्थ अनुबंध और उत्पीड़न, ठीक है। अगर ये 2 और 4 मार्क्स में आते हैं तो आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल, अगर 2 मार्क्स में आता है तब तो एग्जाम्पल की नीड नहीं है, लेकिन अगर 4 मार्क्स में इसमें से कुछ पूछा जाता है तो आप एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10, राजनियम द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन है, अवयस्क वाला टॉपिक इसमें नहीं आएगा। इसने कहा है राजनियम के द्वारा अनुबंध के अयोग्य कौन कौन है, बैरिस्टर, ठीक है, राष्ट्रपति, कैदी, ये सब इसमें आएगा। गलती और भूल से क्या आशय है, बिना प्रतिफल के अनुबंध कब वैध माना जाता है, बाजी के ठहराव से क्या आशय है, सापेक्ष अनुबंध से क्या आशय है, किन दशाओं में अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है, अनुबंध का निष्पादन कितने प्रकार से किया जा सकता है, बैंक के जमा खाते में जमा कराने के लिए दिया गया धन क्या निक्षेप का अनुबंध है, और एजेंट तथा ठेकेदार में अंतर। चैप्टर नंबर 11,
उद्यमिता से क्या आशय है और उद्यमिता की परिभाषा। उद्यमिता सृजनात्मक क्रिया है कैसे। उद्यमिता से शोध और अन्वेषण को बढ़ावा मिलता है और सफल उद्यमी के गुण बताइए। चैप्टर नंबर 12 है ईडीपी का पूरा नाम, ईडीपी के उद्देश्य और ईडीपी की महत्व के 6 बिंदु। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो बीमा की सामान्य परिभाषा। बीमा का मूल मंत्र क्या है कि सब लोग क्या करें, एक इंसान की, जिसका मूल मंत्र वैसे बेसिकली आएगा आपके सहकारिता का मूल मंत्र ही क्या होता है, बीमा में लागू होता है। और ये आप लोगों के लिए क्या है, टास्क है कि बीमा का एक्चुअल मूल मंत्र आपको कहाँ दे रखा है, जिस बच्चे ने सही से पढ़ा होगा उसको यहाँ पर वो मिल जाएगा। क्लियर। बीमा सहकारी व्यवस्था है कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक दूसरे व्यक्तियों की क्या करते हैं, जोखिमों को वहन करते हैं। जोखिम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। किस प्रकार की जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है, इरडा का पूरा नाम बताइए। ये भी मैंने मेरी रिवीजन सीरीज में बहुत अच्छे से फोकस कर करके आपको जहाँ जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था वो बताया है। जिसने मेरी वीडियो देखी है उसको आई होप इनमें से एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पर ये क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे मैंने वहीं इनको एक्सप्लेन कर दिया था। बट ये सीरीज उनके लिए जो लोग केवल कल के पर्पज से आज अपनी जल्दबाजी में ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि ठीक है एक बार जल्दी से अपना रिवीजन कर लें। बीमा जुआ नहीं है कैसे, बीमा दान नहीं है, व्याख्या करिए। बीमा जुआ नहीं है क्योंकि क्या होता है इसमें हार जीत की टर्म्स कंडीशन नहीं होती, इसमें किसी को लॉस होगा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। बीमा दान नहीं है क्योंकि दान में प्रतिफल की आशा नहीं की जाती, जबकि बीमा में प्रतिफल होता है। बीमा के संदर्भ में प्रीमियम से क्या आशय है, और बीमा संकट से आप क्या समझते हैं, त्रिदलीय अंशदान में कौन कौन शामिल होता है। सामाजिक बीमा से आपका क्या आशय है, PSBY और PMJJBY के बारे में बताइए। इसके बारे में जिस तरीके से मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था ना, अगर उसी तरीके से आप लिखोगे तो मच बेटर है वो। बीमा के उद्देश्य और बीमा के महत्व की 6 बिंदु। इसके बाद क्वेश्चन बनता है सामाजिक सुरक्षा से आशय, क्योंकि बीमा चैप्टर बड़ा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा इसमें बन रहे हैं। बट हाँ, इसके बाहर इसमें से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। सामाजिक सुरक्षा से आशय उसको परिभाषित कीजिए। सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएं बताइए। सामाजिक सुरक्षा में बीमा का महत्व, एक बीमा एजेंट की विशेषताएं, बीमा एजेंट के कार्य और बीमा एजेंट के निश्चित कार्य आप यहाँ पर बताइए। चैप्टर नंबर 14 CSR के बारे में बात करें तो प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है। जोसेफ मोनेसन ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास के कितने चरण बताए, उनके नाम भी लिखने हैं। रॉबर्ट हे तथा इडगरे ने सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के प्रारूपों का उल्लेख किया, उनके बारे में बताइए। न्यासीता प्रबंध क्या है, सामाजिक दायित्व के कितने स्तर हैं। CSR का पूरा नाम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR को कानूनी स्वरूप कब दिया गया, कंपनी अधिनियम 2013 में। कौन सी धारा लागू होती है, ये इंपॉर्टेंट है, धारा 135। और CSR किस कंपनी के लिए आवश्यक है, 3 शर्तें थी, बहुत अच्छे से मैंने बताई भी थी। CSR के नियम कब से लागू हुए, और एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस। चैप्टर नंबर 15 GST की बात करें तो GST भारत में कब लागू हुआ। GST के संक्षिप्त परिचय, यहाँ पर आपको बताना है कि GST का अगर संक्षिप्त परिचय आता है तो उसका नाम पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये कब लागू हुआ, ठीक है, इसके बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। GST किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर। GST की 4 विशेषताएं बताइए। GST इन क्या है, बहुत अच्छे से बताया था मैंने। GST इन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो व्यापारी इसमें पंजीकरण करवाएगा उसको जो आइडेंटिफिकेशन जारी होगा उसे GST इन कहते हैं। GST के पंजीकरण के समय लगने वाले दस्तावेज। GST में किन करों को शामिल किया गया है। मूल्यवर्धन पर किस प्रकार कर लगता है, यहाँ पर जिस जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है उसमें लाभ जुड़ता जाता है, उस लाभ के प्रत्येक स्तर पर इसमें क्या मिलता है, टैक्स लगता जाता है। भारत में पहली बार विक्रय कर लगाने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम विक्रय कर किस राज्य में लागू किया गया, MP में किया गया था 1938 में। सरकार द्वारा 1956 में कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया, भूतलिंगम समिति। भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई 1 जुलाई 1994 से। भारत में दोहरा GST क्यों लागू किया गया, केंद्र व राज्य सरकार में असमन्वय हो रहा था, अतः उनके मध्य समन्वय बिठाने के लिए। GST को किन करों के स्थान पर लगाया गया, उत्पाद, सेवा, राज्य वैट। और अंतर्राज्यीय बिक्री पर कौन सा कर लगता है, IGST। GST किन कर पर लागू GST किन चीज़ों पर लागू नहीं होता, शराब पर कौन सा कर लागू होता है, राजकीय उत्पाद शुल्क प्लस वैट। और GST की कितनी दरें निर्धारित की जाएंगी, या श्रेणी तो वो है 4। GST किन पर लागू नहीं होता। GST अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसके बाद GST के बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे ना चैप्टर में से वो सब यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। GST किन पर लागू नहीं होता, ये हो गया। और शराब पर कौन सा कर लागू होता है। GST कितनी दरें निर्धारित की जाएंगी, 4। GST में वस्तु वर्गीकरण के लिए HSN से क्या आशय है, ये मैंने बहुत फोकस करके बताया था। CGST व SGST के लिए कौन सा प्रशासनिक ढांचा कार्यरत है। GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं, 15 अंक होते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए कितने माह की रिटर्न भरनी होती है, 3 माह। व्यापारी को कितनी रिटर्न प्रस्तुत करनी होती है और कौन कौन सी।
ठीक है। समय पर विवरणी प्रस्तुत न करने पर जुर्माने का क्या प्रावधान है। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 3 से लेकर 12 तक के जो नंबर होते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं रजिस्ट्रेशन जिस पर्सन का किया जा रहा है उसका पैन कार्ड नंबर। सेवा कर किसे कहते हैं, जीएसटी में जॉब वर्क के लिए किस धारा में प्रावधान है, तो 43A। और जॉब वर्क से क्या आशय है। अब बात करें 6 मार्क्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रबंध के महत्व के 6 बिंदु, प्रबंध विज्ञान और कला है कैसे, बिल्कुल ये 6 मार्क्स में आ सकता है। और ये किस तरीके से बेस्ट वे में प्रेजेंट किया जाएगा ये मैंने वीडियो में बताया था, और इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष विपक्ष में तर्क, प्रबंध के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, प्रबंध की पदानुक्रम क्या है इसके स्तर का वर्णन, प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन, इस ईयर के अकॉर्डिंग ये मोस्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन। और कोई भी 6 सिद्धांत आप अच्छे से वहाँ पे जो आपको लगता है कि मैं बेस्ट दे पाऊंगा वही सिद्धांत वहाँ पर लिखिएगा। उद्देश्य द्वारा, और 6 मार्क्स का है तो आप चाहो तो एक एक एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हो। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के महत्व के बिंदु, अपवाद द्वारा प्रबंध को वर्णित कीजिए, विज्ञापन की तकनीकों का वर्णन, विक्रय संवर्धन के महत्व के 6 बिंदु, विक्रय संवर्धन के प्रकार, विज्ञापन के माध्यमों का वर्णन कीजिए और विपणन की 6 क्रियाओं का वर्णन, वैध अनुबंध के 6 आवश्यक तत्व, व्यर्थ ठहराव के 6 आवश्यक तत्व और अर्ध अनुबंध संबंधी प्रावधान। अर्ध अनुबंध संबंधी प्रावधान थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो मैंने यहाँ पर जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो सब इंक्लूड कर लिए हैं और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। विश यू गुड लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। कल का एग्ज़ाम देने के बाद आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा और अच्छे अच्छे कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा।